सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी बौद्धिक प्रदेश टॉपिक, जिसमें हमने 3 कर चुके हैं और चौथा जो पार्ट है वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल है और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जनसंख्या जो है वो है 39%। अगर क्षेत्रफल है कम, लोग है वहां ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वहां पर है। डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ है, भीड़ जो है वो इस क्षेत्र में है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला बौद्धिक प्रदेश। अब यदि आपने सोचे सर्वाधिक जनघनत्व है क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। अब यदि आपने सोचे कि मैदानी क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, चाहे जिसको कहते हैं नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। और ये जलोढ़ जो मिट्टी है वो दो तरह की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। ये होती है खादर, जो होती है वो होती है नवीन मिट्टी क्षेत्र, नवीन मिट्टी। यानी खादर क्षेत्र बाढ़ का पानी जहां आसानी से पहुंचे, तो बाढ़ का पानी जहां आसानी से जाएगा वहां नई मिट्टी भी जाएगी, वो क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, खादर। और ये बांगर जो है वो क्या होता है, पुरानी मिट्टी क्षेत्र, वहां बाढ़ का पानी जो है वो आसानी से नहीं पहुंचता, या वो जो मिट्टी है वो वहीं वैसे की वैसे रहती है। अब यदि अपने सोचे तो ये मैदानी क्षेत्र जो है, इन मैदानी क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर में कहते हैं मरग क्षेत्र और उत्तराखंड में इनको कहा जाता है बयार क्षेत्र, बयार या प्यार क्षेत्र। अब यदि आपने सोचे बयार क्षेत्र या प्यार क्षेत्र या मरग क्षेत्र जो है वो राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र को, इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। एक तो गया चंबल बेसिन, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, उसके बाद में है बनास बेसिन, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है, और थर्ड जो है वो है माही बेसिन, माही नदी का क्षेत्र। चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन में जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। बनास बेसिन की बात करें तो यहां जो है वो है भूरी मिट्टी और यहां जो है वो है लाल और काली मिट्टी का मिश्रण है। तो यदि आपने सोचे कि कौन कौन सी मिट्टियां हैं, तो अलग अलग नदियों के क्षेत्र में अलग अलग यहाँ पर मिट्टी है। उसके बाद में यदि यहाँ की बरसात की बात करें, वर्षा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ वर्षा जो है वो होती है 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसत रहता है, वार्षिक वर्षा औसत। और इस एरिया की घासों की बात करें तो घास जो है वो प्रमुखतः है, एक तो अंजन, चिंबल, एंचा, खस और बांस। अब जो एंचा जो घास है इसमें क्या होते हैं, पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। अब यदि अपने सोचे ऐसी कौन सी घास है जिसमें पक्षी उलझ कर मरते हैं, तो कौन सी घास है, एंचा घास। खस जो घास है वो क्या है, सुगंधित घास, सुगंधित घास। और ये जो खस जो है वो 3 जिलों में है, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में। और ये बांस की बात करें तो बांस जो है वो कहां पे है, बांसवाड़ा। और सबसे लंबी घास की बात करें, सर्वाधिक लंबी घास, तो सबसे लंबी घास जो है वो कौन सी है, बांस। कौन से क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद में यदि अपने सोचे कि इस क्षेत्र में पेड़ कौन कौन से हैं, देखो एक तो है महुआ। अब महुआ जो है वो क्या काम आता है, शराब बनाने के। उसके बाद में है तेंदू, तेंदू के जो पत्ते होते हैं वो किस काम आते हैं, बीड़ी बनाने के। तेंदू के पत्ते जो है वो किस काम आते हैं, तो बीड़ी बनाने के। ऐसे ही साल, सागवान, तेंदू, महुआ, तेंदू, साल, सागवान, ये जो है एक है केवड़ा। केवड़ा जो है वो क्या है, सुगंधित वृक्ष। अपने यहाँ उत्तरी राजस्थान में चलती है केसर कुल्फी,
दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो वहां क्या चलती है, केवड़ा कुल्फी। और जैसे वो आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, तो उसमें भी वो केवड़ा छिड़का होता है, यानी उसकी महक जो स्पेशल होती है वो किसके कारण होती है, तो केवड़े के कारण होती है। तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, बीड़ी। और इन पे जो फल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो टिमरू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टिमरू। एक अलग सा लॉजिक रहता है, जब मार्च अप्रैल में पेपर का टाइम होता है तब महुआ और तेंदू ये दोनों अपने परचम पर होते हैं। तो तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करने के लिए गुजरात के जो व्यापारी जो हैं वो कहाँ जाते हैं, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। और वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो तेंदू के पेड़ पे चढ़ के और वो पत्तों को तोड़ के धागा लपेट के 50 का बंडल देते हैं, 1 या 2 रुपए उनको प्रति बंडल गुजरात के व्यापारी जो उनको देते हैं। और उसके बाद में क्या है कि वो अपने क्षेत्र में जाके तेंदू के पत्तों की क्या बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं। और वो बीड़ी जो है वो अपने को पता ही है कि किस रेट बिकती है फिर। और नीमच में तो क्या है स्पेशल, जैसे अपने को अलग अलग फ्लेवर के बैठे होते हैं, कौन सी फ्लेवर की बीड़ी है वो बताओ, फिर वो बना के देते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र की जो प्रमुख क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र की प्रमुख जो बातें हैं वो इस तरह से। और ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं चारों, मरु, मेरु, मैदान और माल, इस तरह से ये टॉपिक अपना जो है वो राजस्थान जीके का पूरा हो गया। थैंक यू। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भौतिक प्रदेश। और राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है, तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है। अब 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे, तो यहाँ बीच में तो बना हुआ है, बीच में जो है वो है अरावली पर्वतमाला। और ये बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ वाला एरिया जो था वो था हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। ये बीच में जो है वो है मैदानी क्षेत्र। और ये जो पार्ट था वो था मरुस्थलीय प्रदेश। यानी अपने से पूछे कितने भौतिक प्रदेश है, तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। और हाड़ौती या पठारी क्षेत्र पर अपने बात जो वो पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में अपने इसी भौतिक प्रदेश में से टॉपिक जो है वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 61% जो एरिया है वो कौन सा है, मरुस्थलीय है। यदि अपने से जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या जो है वो है 6,85,48,437। इस जनसंख्या का 40% जो है वो कहां पे है, मरुस्थल में। यानी ये जो मरुस्थल है वो क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। चाहे अपने ये कहते सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता वाला मरुस्थल। तो कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है, थार का मरुस्थल कह दो, चाहे ये मरुस्थलीय उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र कह दो। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 61%, जनसंख्या की बात करें तो 40%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल कौन से का है, मरुस्थलीय का। यदि अपने से पूछे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। अब न्यूनतम जनघनत्व का मतलब है क्षेत्रफल ज्यादा है और लोग उसकी एवरेज में कम रह रहे हैं, कौन से एरिया में है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। उसके बाद में यदि अपने से पूछे कि इस एरिया में बरसात कितनी होती है, तो इस एरिया, ये जो एरिया है न्यूनतम वर्षा क्षेत्र वाला है, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र। और यहाँ जो है बरसात जो है 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक रहती है वार्षिक वर्षा। 0 से 20 तक की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर जो एरिया है वहां
वार्षिक वर्षा औसत जो है वो सबसे कम है, और वार्षिक वर्षा औसत कितना है 0 से 20 सेंटीमीटर। देखना क्षेत्रफल की बात करें तो 61%, जनसंख्या की बात करें तो 40%, सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल, न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। तो बरसात की बात करें तो न्यूनतम वर्षा क्षेत्र है 0 से 20 सेंटीमीटर, जहां जैसलमेर और बीकानेर, शेष में कितनी होती है 0 से 50। इस एरिया की मिट्टी की बात करें तो इस एरिया में मिट्टी जो है वो है रेतीली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। अब रेतीली या बलुई मिट्टी की खास बात क्या होती है, एक तो मोटे कण होते हैं, असंख्यिक कण होते हैं, यानी जब वो आंधी चलती है तो वो धूल जो कण लगती है तो ऐसा लगता है, महसूस होता है कि अपने कुछ चीज जो है वो टच हुई है। तो वो मोटे कण और असंख्यिक कण होते हैं इस मिट्टी के, रेतीले और बलुई मिट्टी की। ये जो मिट्टी है मोटे अनाज के लिए उपयुक्त रहती है, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त। अब बाजरा के लिए उपयुक्त है, अब बाजरे के लिए कौन सी उपयुक्त रहती है, तो रेतीली मिट्टी जो है वो क्या रहेगी, सबसे उपयुक्त रहेगी। और चाहे अपने से पूछ ले, मोटे अनाजों से रिलेटेड एक क्रांति है प्रोटीन क्रांति, सॉरी मूंग क्रांति। अब यदि अपने से पूछ ले कि मूंग क्रांति का संबंध किससे है, तो मूंग क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, मोटे अनाजों से। और यदि प्रोटीन क्रांति की बात करें तो प्रोटीन क्रांति का संबंध जो है वो है दलहन फसलों से। देखो यदि अपने पूछे मोटे अनाजों के लिए फेमस कौन सी है मिट्टी, कौन सी है, तो रेतीली और बलुई मिट्टी। और मोटे अनाजों से रिलेटेड क्रांति कौन सी है, तो मूंग क्रांति। और प्रोटीन क्रांति की बात करें तो प्रोटीन क्रांति किससे रिलेटेड है, दलहन से। अब देखो यदि अपने पूछे बरसात कितनी होती है, तो 0 से 20 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें कौन सी मिट्टी है, रेतीली या बलुई मिट्टी। उसके बाद में घास की बात करें, इस एरिया में कौन कौन सी घासें होती है, सेवन, दामन, कुराल, मोथा, बूर, बेलड़ी, भांगड़ी। अब यदि अपने पूछे सेवन, धामन, कुराल, मोथा, बूर, बेलड़ी, भांगड़ी ये क्या है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या है, घासें। ये जो सेवन जो घास है ये नाचना ऊंट की पसंदीदा घास है, नाचना ऊंट की पसंदीदा घास। अब यदि अपने पूछे नाचना ऊंट की पसंदीदा घास कौन सी है, तो सेवन है। ऐसे यदि अपने से पूछ ले कि कांकरेज नस्ल की पसंदीदा घास, तो कांकरेज की जो पसंदीदा जो घास है वो कौन सी है, धामन। देखना सेवन जो है वो तो है नाचना ऊंट की। एक सेवन पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, लस्सीयूडस सिडिकुस। अब देखना कुश का मतलब जैसे अपने कहते हैं ना कुशाग्र बुद्धि, कुश का मतलब होता है घास, और घास जैसे अपने हिंदी में दिया है कुशाग्र बुद्धि, यानी कुश का अगर भाग, यानी उतनी शार्प जो बुद्धि होती है उसके लिए अपने यूज करते हैं घास के अगला जो भाग होता है तो वो होती, जैसे कुछ शब्द आगे पीछे लगा हुआ है इसका मतलब घास है, तो कुशाग्र वो घास के नुकीला भाग जो होता है उसकी तरह बुद्धि का नुकीलापन होना वो लगा है। अब देखना नाचना ऊंट की पसंदीदा घास सेवन, वानस्पतिक नाम लस्सीयूडस सिडिकुस। कांकरेज नस्ल की पसंदीदा घास धामन। और यदि अपने से पूछे जो धामन जो है कौन से क्षेत्र में होती है, तो बाड़मेर में। देखो यदि तीनों इंक्लूड लिया जाए कौन कौन सी, सेवन, धामन और कुराल, तो फिर ये तीनों जो है जॉइंटली पूछे तो जैसलमेर, और ये यदि धामन अलग पूछे तो फिर अपने कौन सा क्या करते हैं, बाड़मेर। अब उसके बाद में यदि अपने पूछे कि इस एरिया में झाड़ियां कौन कौन सी हैं, अब देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, कौन सी झाड़ियां होंगी, कंटीली झाड़ियां होंगी। उसमें भी अपने को झाड़ियों के नाम थोड़े याद रखने हैं, एक तो फोक, जड़बेर, झाबुई और मोरली। अब पहले तो अपने को यही पूछ लिया डायरेक्ट कि फोक, जड़बेर, झाबुई और मोरली क्या है, तो अपने तो फोक से कहीं सेट पे चले जाएंगे। परंतु फोक क्या है, एक झाड़ी है जो किसके काम आते हैं, रायता बनाने के काम आता है। अब जैसे रायता वगैरह में डालते हैं फोक,
उसके बाद में जड़बेर, जाहुई और मोरली। ये तो मोरली जो झाड़ी है वो खारवाल जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग? खारवाल जाति के लोग पंचपदरा, ये पंचपदरा जो है वो है बाड़मेर में, पंचपदरा में नमक बनाने में प्रयोग करते हैं। अगर यदि हमने पूछे कि इस एरिया में झाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी झाड़ियां हैं? फोक, जड़बेर, जाहुई और मोरली। फोक जो है वो किसके काम आता है? राइफल की। मोरली झाड़ी को प्रयोग में कौन लेते हैं? खारवाल जाति के लोग लेते हैं। पंचपदरा बाड़मेर में नमक बनाने में इसको यूज करें। उसके बाद में इस एरिया के पेड़ों की बात करें तो यहां पेड़ कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? एक तो नीम, खेजड़ी, बबूल और जाल। अगर खेजड़ी जो है वो राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष। और कब घोषित किया गया? 1983 में। और वनस्पति नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम पूछे तो प्रोसोपिस सिनरेरिया, प्रोसोपिस सिनरेरिया। अब ये देखो, यदि आपने पूछे कि नीम, खेजड़ी, बबूल, जाल ये जो है वो कौन से क्षेत्र में होते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ हैं। अब देखना, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बरसात की बात करें तो बरसात कितनी है? 0 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। उसके बाद में यदि आपने पूछे कि घासें कौन कौन सी हैं? सेवन, धमन, कुराल, मोथा, भूर और बेलड़ी। उसके बाद में झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियां कौन कौन सी हैं? फोक, जड़बेर, जाहुई और मोरली। और उसके बाद में यदि आपने पूछे कि इस एरिया में पेड़ कौन कौन से? तो नीम, खेजड़ी, बबूल, जाल ये क्या है? इस एरिया के मुख्य जो पेड़ हैं। अब इसके अलावा मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र की खास बातें होती है। एक तो होते हैं टीले इस एरिया में। अब टीले भी क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं। टीले कह दो चाहे बालू का स्तूप कह दो, बालू का स्तूप। अब टीले जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी टीले, एक होते हैं अस्थायी टीले। स्थायी टीले और अस्थायी टीले। अब स्थायी टीलों की बात करें ये कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। और ये जो होते हैं स्थायी जो टीले होते हैं ये होते हैं लहरदार संरचना के होते हैं। कौन सी श्रेणी की होती है? ये पारगोलिक श्रेणी के, पारगोलिक श्रेणी के टीले। और जो ये टीले होते हैं उनके ऊपरी एक परत होती है, ऊपरी परत। वो ऊपरी परत जो है वो क्या कहलाती है? उर्मिका। अब देखो, यदि हमने पूछे टीले जो है वो स्थायी और अस्थायी, स्थायी टीले जो है वो कहां है? जैसलमेर। कौन सी संरचना होती है? लहरदार। कौन सी श्रेणी के हैं? पारगोलिक। टीलों के ऊपरी जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? उर्मिका। अस्थायी टीलों की बात करें देखना, अस्थायी टीले कौन कौन से हैं? एक तो है बरखान, चाहे ऐसे बरछान, आधा चाय लगा के ऐसे बरछान शब्द आ रहे। अब बरखान या बरछान का मीन जो होते हैं वो होते हैं अर्धचंद्राकार। अब देखो, अर्धचंद्राकार जो टीले हैं वो क्या कहलाएंगे? बरखान या फिर बरछान। ऐसे ही अनुप्रस्थ। अब इस अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? लंबवत। यानी हवाओं के लंबवत जो टीले बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुप्रस्थ। उसके बाद में एक होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य 3 नंबर। देखना, बरखान अर्धचंद्राकार टीले, अनुप्रस्थ लंबवत टीले। अनुदैर्ध्य की बात करें तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है समांतर। हवाओं के समांतर बनने वाले टीले जो है वो क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य। एक होता है सीफ, जीभ की आकृति के जो टीले होते हैं, जीभ की आकृति के जो टीले होते हैं। देखो, एक तो क्या? बरखान, अनुप्रस्थ, लंबवत, अनुदैर्ध्य, समांतर। और सीफ की बात करें तो सीफ क्या होता है? जीभ की आकृति के जो टीले होते हैं। ये सभी प्रकार के जो टीले देख रहे हैं
तो ये सभी प्रकार के टीले जो हैं वो कहां मिलेंगे अपने को? जोधपुर क्षेत्र में। यानी अब जोधपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार, चाहे क्या कहते हैं? सिंह द्वार। प्रवेश द्वार कह दो चाहे सिंह द्वार। अब यदि अपने पूछे जो राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार जो है वो कौन सा है, तो जोधपुर है। क्यों है? क्योंकि सभी प्रकार के जो टीले जो हैं वो अपने को कहां देखने को मिलेंगे? तो जोधपुर जिले में। अब देखो मरुस्थलीय क्षेत्र की खास बातों में बात करें तो अपने एक तो वे टीले, दूसरा इसी में पार्ट होता है जो है मरुस्थल। अब जो मरुस्थल है उसको भी आगे अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे एक तो है हमादा, रेत और इर्द। अब देखो यदि अपने से सीधा ही पूछ ले हमादा, रेत और इर्द ये है क्या, तो हमादा जो क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र पर जो मरुस्थल है वो क्या कहलाएगा? हमादा कहलाएगा। जैसे 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। अब ये 56 की पहाड़ियां कहां पे है? सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर। और यदि अपने से पूछ ले कि 56 का मैदान, 56 का मैदान, तो 56 का मैदान जो है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा के बीच का जो 56 नदी नालों का समूह है जो है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान। और एक 56 से रिलेटेड है छपनिया का अकाल, छपनिया अकाल। तो ये छपनिया अकाल कब पड़ा था? 1899 और 1900 में, क्योंकि इसका साल आगे यानी विक्रम संवत चलता है 1956। इस कारण इस अकाल का नाम भी क्या रखा गया था? छपनिया का अकाल। देखो 56 की पहाड़ियां जो हैं वो किस तरह का मरुस्थल है? तो हमादा मरुस्थल का एग्जांपल है। रेत की बात करें तो भूमिगत जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं, भूमिगत चट्टानी क्षेत्र, ये जो मरुस्थल होगा इस क्षेत्र में वो क्या कहलाएगा? रेत। जैसे मकराना, मेड़ता, ये जो चट्टानी जो क्षेत्र है वहां जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? तो रेत। इर्द की बात करें, इर्द क्या होता है? संपूर्ण रेतीला क्षेत्र। रेत की रेत जो होती है, संपूर्ण रेतीला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? इर्द कहलाता है। अब यदि अपने पूछे कि मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से, तो हमादा, रेत और इर्द। उसके बाद में यदि अपने से उत्तरी पश्चिम मरुस्थल की प्रदेश की बात करें तो यहां तो अरावली पर्वतमाला है। ये जो एरिया है उत्तर और ये पश्चिम, ये है मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखना ये साइड जो है वो है दक्षिण पश्चिम और ये जो साइड है ये है उत्तर पूर्व। यानी ये जो विस्तार है इसका ये है 640 किलोमीटर और ये जो उत्तर पश्चिम से इस साइड जो है इस तरफ जो फैलाव जो है वो है 300 किलोमीटर। अब जैसे अपने से बाई चांस इतना रेयर डीप डेप्थ तक चला जाए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मरुस्थलीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तो फिर कितना करके अपने को 640। और ये अपने पूछ ले उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ विस्तार कितने हैं, तो फिर अपने पास से क्या करते हैं 300 किलोमीटर। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो वो जो है वो है 200 से 300 मीटर। ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। और देखना ये राजस्थान का पूरा पार्ट, ये समुद्र तल से सबसे ऊपरी पार्ट है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे पर है, ये चौथे पर ये सबसे निम्न पार्ट है राजस्थान का। एक बार प्रश्न क्या हुआ है कि अजमेर में वो बारिश हो रही है नाल की पहाड़ियों पर, तो कौन सा स्थान है जहां बाढ़ की स्थिति आएगी, तो सबसे जो नीचे का स्तर होएगा वहां बाढ़ पहले आएगी। तो बाढ़ जो है वो बालोतरा, उसमें चारों ऑप्शनों में एक था इस साइड का, तो ये सबसे नीचे यहाँ पहले बाढ़ आएगी। जैसे सपोज करो कि अपने को ये आ गया उदयपुर डूब गया बारिश से, इसका मतलब कि हम सब के हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है और ये सबसे पहले यहाँ को यहाँ जो रह रही है 5 नंबर, ये जो सबसे निम्न स्तर है वहां इस पर ज्यादा रहता है। तो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को अपने यहाँ कंप्लीट करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आप थोड़ा और डिटेल से पढ़ें। थैंक यू।